नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। और साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो प्रत्येक परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उस समय जिसमें हिंदी आती है उस समय पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो साथियों है हमारा टॉपिक वर्णमाला। कौन सा है? वर्णमाला। ठीक है, इस वर्णमाला पर हम बात करेंगे। और देखिए वर्णमाला में क्या है। पहले तो हिंदी व्याकरण में हम देखते हैं वर्णमाला का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और वर्णमाला शब्द में वर्ण क्या है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए वर्ण जो वर्ण है वो साथियों ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्ण कहलाता है ध्वनि का लिखित रूप। और जो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, ठीक है, फिर ध्वनि क्या है? यह है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि, ठीक है। भाषा क्या है? भाषा क्या है आपको ये बताना है। भाषा भाष धातु से मिलकर बनी है या भाष धातु से बनी है। और जिसका अर्थ क्या होता है? भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। प्रकट करना माने अपनी बात कहना, बताना। ठीक है, प्रकट करना, विचार को प्रकट करना। अर्थात हम कह सकते हैं भाषा वह माध्यम है ना। भाषा वह माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा एक माध्यम है जो हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान जिसके द्वारा करते हैं। ठीक है, हम बात देखिए साथियों वर्ण पर करने जा रहे हैं। तो देखिए जो वर्ण है यह एक ध्वनि है, माने ध्वनि का लिखित रूप है वर्ण। ठीक है, अब वर्णों के प्रकार भी हुए हैं। और वर्णों के प्रकार हैं स्वर, दूसरा व्यंजन, और तीसरा वर्ण के प्रकार में आता है आपका अयोगवाह। कौन सा आता है? अयोगवाह वर्ण। तो 3 प्रकार के वर्ण हो गए। ठीक है, 3 प्रकार के वर्ण हो गए। चलिए देखते हैं अगला पेज। देखिए वर्ण 3 प्रकार के हो गए आपके। अब बात आती है वर्णों में कि स्वर क्या है। ठीक है, तो स्वर हम समझते हैं। देखिए जो स्वर है यह स्वतंत्र इकाई है। कैसी इकाई है? स्वतंत्र इकाई का मतलब क्या है? स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र इकाई का मतलब क्या है कि जो भी स्वर हैं आपके हिंदी में 11 स्वर हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? आ, ई और बड़ी ई, इसके बाद ऊ, दीर्घ, री, ए, आई, ओ और आओ। ये 11 स्वर हैं। ठीक है, इन स्वरों को हम स्वतंत्र इकाई कहा है हमने। तो स्वतंत्र इकाई क्यों है? क्योंकि इन सभी वर्णों को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर को उच्चारित करने के लिए हम किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लेते। लेकिन व्यंजन को बगैर स्वर के उच्चारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम व्यंजन को बगैर स्वर के उच्चारित नहीं कर सकते। ये आपका व्यंजन वर्ण है, मान लीजिए का। इसमें अगर हम आ नहीं लगाएं तो आप इसको का नहीं कर सकते और यह उच्चारित भी नहीं हो सकता। आ स्वर लगने के बाद ही ये का है, अन्यथा अर्थ में ये सिर्फ और सिर्फ यह जो व्यंजन वर्ण है इसके उच्चारित नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयत्न किया जा सकता है। ठीक है,
प्रयत्न किया जा सकता है बोलने का, लेकिन यह उच्चारित नहीं होगा। यह उच्चारित तभी होगा जब इसमें हम स्वर को लगाएंगे। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात आती है ये जो जितने स्वर हैं, इन सभी स्वरों में कौन कौन से इसके भाग हैं, इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, स्वर को पढ़ाएंगे तब। अब बात आती है व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन आपके 33 हैं। व्यंजन कितने हैं? 33। ठीक है, व्यंजन 33 हैं। कौन कौन से 33 व्यंजन हैं? देखिए, का वर्ग। का वर्ग है तो का वर्ग में का आएगा, खा आएगा, ख, क, ख, ग, च और क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, इस बाद आता है आपका चा वर्ग। चा वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ और य। उसके बाद चा वर्ग हो गया, ये आ गया अपना अगला टा वर्ग। टा वर्ग में कौन सा है? टा, ठा, डा, ढा और अणा। ता वर्ग। ता वर्ग में क्या है? ता, था, दा और धा, ना। अगला है पा वर्ग। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, म। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये आपके वर्गीय वर्ण हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए? सब में 5 हैं, 5 वर्ग हैं, माने 25 वर्ण ये हो गए। अब बात आती है अगले और हैं या, रा, ला, वा। इसके बाद शा, क्षा, सा और हा, ये आपके अंतस्थ कहलाते हैं, ये आपके ऊष्म कहलाते हैं। 8 वर्ण ये हो गए। 25 और 8 कितने होते हैं? 33। तो ये व्यंजन वर्ण हैं। ये क्या है? ये व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है, कुल मिला के 11 स्वर, 33 आपके कितने हो गए? व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद हमने जो अगला भेद बताया है वो है आपका अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह तीसरा भेद हमने आपको बता दिया, अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन से हैं? अयोगवाह में हैं 2। कौन कौन से? एक तो अयोगवाह में आपका हो जाएगा अनुस्वार, अनुस्वार, और दूसरा हो जाएगा विसर्ग, अनुस्वार, विसर्ग। इसको हम बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, तो अनुस्वार और इस तरीके से हम लिखते हैं। अर्थात अयोगवाह का अर्थ क्या है? आ माने नहीं होता है, नहीं। योग माने जुड़कर, योग माने क्या होता है? जुड़कर। और वाह माने होता है वहन करना, निर्वहन, जिसको आप समझते हैं वहन करना। अर्थात वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन नहीं करते वो सब अयोगवाह कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो अयोगवाह वर्ण है, अनुस्वार और विसर्ग, ये हमेशा स्वर के साथ ही वहन करते हैं या प्रयोग होते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे अनुस्वार लगा ये स्वर पे लगा है, विसर्ग ये स्वर पे लगा है। आप ये कहेंगे ये का पे माने का पे लगा है, नहीं, का पे लगा तो है, लेकिन का में का स्वयं भी स्वर से उच्चरित होता है। का में आ जोड़ेंगे तभी ये का है, इसलिए ये किस पे लगा है? अनुस्वार। अब इसको आप मिला के लिखेंगे तो ये कंचन होगा, है ना, माने चा से जोड़ दें। तो कुल मिला के आप विसर्ग को और अनुस्वार को कहेंगे कि ये वे वर्ण हैं जो व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग में नहीं आते, वहन नहीं किया जा सकता इनको, सिर्फ और ये सिर्फ किसके साथ प्रयोग होते हैं? स्वरों के साथ। तो ये अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने बात कर ली वर्णमाला। तो वर्णमाला पे हम बात कर रहे थे। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह, वर्णों का समूह जिसमें कितने? 11 स्वर आते हैं, 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। स्वरों को हम उच्चारित स्वतंत्रता से कर सकते हैं या स्वर स्वतंत्रता से उच्चारित होते हैं, लेकिन व्यंजन वर्णों को उच्चारित करने के लिए स्वर की आवश्यकता है। इसके बाद 2 वर्ण आपके अयोगवाह में हो जाते हैं। तो 11, 33 और 2 ये कितने हो जाएंगे? ये हो गए आपके 44 + 2 46। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 46 वर्ण ये हो गए अयोगवाह को जोड़ने के बाद, अगर हम वर्णमाला की बात करते हैं तो। ठीक है, आज हमने वर्णमाला को जाना। अगले साथियों एपिसोड में हम बात करेंगे इसकी स्वर की, स्वर की बात करेंगे, पूर्णतः स्वर को समझेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।